कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर शायद थोड़ी हंसी आए है ना, लेकिन आज हम एक ऐसे डिजिटल फिनोमेनन को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति में एक अप्रत्याशित भूचाल ला दिया है। ये जेन जेड का एक ऐसा अनोखा डिजिटल विद्रोह है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी की चिंगारी आखिर भड़की कहाँ से? बात 15 मई की है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ युवाओं और आरटीआई एक्टिविस्ट का जिक्र करते हुए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उनका कहना था कि जब युवाओं को नौकरी नहीं मिलती तो वे एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। हालांकि बाद में ये सफाई जरूर आई कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। ये एक ऐसा शब्द था जो उन युवाओं को सीधे दिल पर लगा जो पहले से ही सिस्टम में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। आज के हमारे इस एनालिसिस की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे उस कुख्यात कॉकरोच टिप्पणी से, फिर देखेंगे इस डिजिटल विद्रोह का उदय कैसे हुआ, इसके पीछे के मूल कारण क्या है, इनका 5 सूत्रीय डिजिटल घोषणा पत्र क्या कहता है, कैसे सिस्टम ने इस पर प्रतिक्रिया दी, और अंत में क्यों ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, कुख्यात कॉकरोच टिप्पणी। अब देखिए, उस टिप्पणी के बाद गुस्सा तो बहुत था, लेकिन उसे एक दिशा कैसे मिली? दरअसल अमेरिका में बैठे एक पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार हैं अभिजीत दीपके। उन्होंने मजाक मजाक में एक्स पर एक व्यंग्यात्मक ट्वीट कर दिया कि सोचिए अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। और बस ये हल्का फुल्का तंज निराश युवाओं को इतना ज्यादा पसंद आया कि रातों रात एक पूरी डिजिटल पार्टी और वेबसाइट खड़ी कर दी गई। मतलब एक जोक से सीधे एक डिजिटल साम्राज्य। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, एक डिजिटल विद्रोह का उदय। 15 मिलियन। एक पल के लिए रुकिए और इस नंबर को दिमाग में बिठाइए। 1.5 करोड़ फॉलोअर्स। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज ने महज कुछ ही दिनों के भीतर 15 मिलियन का ये विशाल आंकड़ा पार कर लिया। ये सच में कोई छोटी बात नहीं है। याद रखिए, इसकी शुरुआत सिर्फ एक इंटरनेट जोक के रूप में हुई थी और देखते ही देखते ये एक सुनामी बन गया। इस आंकड़े की गंभीरता को ऐसे समझते हैं। अगर इसकी तुलना हम देश की स्थापित राजनीतिक पार्टियों से करें तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। चंद दिनों के अंदर इस डिजिटल ट्रेंड में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के 8 मिलियन फॉलोअर्स के आंकड़े को मीलों पीछे छोड़ दिया। और हाँ, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक अकाउंट से तो ये कहीं ज्यादा आगे निकल गया। इतनी तेज और अचानक हुई ग्रोथ ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचाने का काम किया। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, मूल कारणों की पड़ताल। आखिर ये आग लगी क्यों? जेन जेड का इतना भयंकर गुस्सा यूं ही नहीं उबल रहा है। इसके पीछे कई गहरी व्यवस्थागत विफलताएं हैं। पिछले 7 सालों का ही ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। नीट परीक्षा को मिलाकर करीब 60 पेपर लीक हो चुके हैं। इसके अलावा युवाओं के बीच एक व्यापक आर्थिक लाचारी है। नौकरियां लगातार गायब हो रही हैं, शिक्षा का पूरा ढांचा चरमरा रहा है और ऊपर से स्वतंत्र मीडिया पर नए कानूनों के जरिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। जब भी युवा इन मुद्दों पर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर उन्हें कुचल दिया जाता है या अनदेखा कर दिया जाता है। और यही वो घुटन है जिसने इस गहरे असंतोष को जन्म दिया है। यह हमें ले जाता है हमारे चौथे खंड की ओर, 5 सूत्रीय डिजिटल घोषणा पत्र। अब ये साफ हो चुका था कि ये मूवमेंट महज एक इंटरनेट मीम नहीं है, बल्कि एक संगठित विरोध बन रहा है। इस डिजिटल पार्टी ने बाकायदा अपना एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 5 बहुत ही कड़े नियम सुझाए गए। पहला, सीजेआई और चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, अगर वैध वोटरों के नाम काटे जाते हैं तो अधिकारियों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो। तीसरा, 50% महिला आरक्षण और नेताओं के दल बदलने पर सीधे 20 साल का बैन। चौथा, नीट विवाद के चलते शिक्षा मंत्री का तत्काल इस्तीफा। और 5वां, युवाओं के लिए एक वर्चुअल जेन जेड कन्वेंशन। ये मांगे साफ दिखाती हैं कि अब युवा सिस्टम से जवाबदेही की कितनी सख्त मांग कर रहे हैं। इसी जवाबदेही को उनकी वेबसाइट पर लिखा एक कोट बहुत ही सटीक तरीके से बयां करता है। वहां लिखा है, हम यहाँ जोर से बार बार लिखित में पूछने आए हैं, पैसा कहाँ गया? जरा सोचिए, ये सिर्फ एक आम शिकायत भर नहीं है, ये बुनियादी सरकारी पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा की एक बेहद सीधी और बेबाक मांग है। आगे बढ़ते हैं खंड 5 पर, विकेंद्रीकरण और सिस्टम की प्रतिक्रिया।
ये तो तय है कि जब कोई डिजिटल मूवमेंट आग की तरह फैलता है तो सिस्टम भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य ट्विटर हैंडल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस पूरे आंदोलन को कमजोर करने के लिए ऑनलाइन अभियान भी चलाए गए। इसके संस्थापक के पुराने राजनीतिक संबंधों का हवाला देकर इसे विपक्षी दलों का प्रोपेगेंडा या एक सोची समझी साजिश साबित करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। खुद को सरवाइव कराने के लिए इस डिजिटल पार्टी ने विकेंद्रीयकृत मोज़ेक प्रणाली का इस्तेमाल किया। इसे ऐसे समझें जैसे एक नेटवर्क हो जिसमें हर क्षेत्रीय इकाई अपने आप में स्वतंत्र हो। ईरान के डिजिटल विरोध में भी बिल्कुल यही रणनीति देखी गई थी। वहाँ केंद्रीय व्यवस्था ठप होने के बाद भी अलग अलग प्रांतों ने विरोध जारी रखा। ठीक उसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी का मुख्य अकाउंट ब्लॉक होने पर भी अलग अलग राज्यों में दर्जनों नए हैंडल उभर आए। मतलब अगर आप केंद्र को नष्ट भी कर दें तो भी आंदोलन न सिर्फ जीवित रहता है बल्कि फैलता है। इसे पूरी तरह सेंसर करना लगभग असंभव हो जाता है। और अब हमारा आखिरी और छठा खंड, सभी पार्टियों के लिए चेतावनी। ये डिजिटल बगावत सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लिए एक अलार्म है। विपक्ष भी पूरी तरह से विफल रहा है युवाओं के इस गुस्से को समझने और उसे सही दिशा देने में। आज के समय में ऐसे युवा नेताओं की भारी कमी है जिनसे जेन ज़ेड खुद को जोड़ सके। नतीजतन देश का युवा खुद को एक राजनीतिक फुटबॉल की तरह महसूस कर रहा है। उन्हें हर तरफ से सिर्फ खोखले वादे मिल रहे हैं और कोई ठोस विजन नहीं दिया जा रहा है। अगर हम हाल की घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये हताशा रातों रात पैदा नहीं हुई। पहले युवाओं में खामोशी से निराशा बढ़ी। फिर जब कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जेल में डाला गया, नीट परीक्षा में घोटालों की झड़ी लग गई और मीडिया को कंट्रोल करने वाले कानून और सख्त कर दिए गए, तो ये दबाव चरम पर पहुंच गया। इस घुटन के बीच एक व्यंग्यात्मक डिजिटल विद्रोह ने लोगों को अपना गुस्सा निकालने के लिए एक सुरक्षित आउटलेट प्रदान किया। एक बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक तुलना देखिए। हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में जब युवाओं का धैर्य टूटा तो वे हिंसक प्रदर्शन करते हुए सीधे सड़कों पर उतर आए। लेकिन भारत में फिलहाल स्थिति अलग है। यहाँ यह असंतोष डिजिटल पिकेटिंग या यूं कहें कि एक डिजिटल सत्याग्रह का रूप ले रहा है। ये एक शांतिपूर्ण गैर सहयोग है जो अभी के लिए सिर्फ इंटरनेट और डिजिटल स्पेस तक ही सीमित है। तो अंत में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सिर्फ डिजिटल आवाज़ों को दबा देने या अकाउंट्स को सस्पेंड कर देने से असल में सड़कों पर होने वाले प्रदर्शन रुक जाएंगे, या फिर हम लोगों के गुस्से को दबाकर एक ऐसा प्रेशर कुकर तैयार कर रहे हैं जो एक दिन किसी बहुत बड़ी विस्फोटक प्रतिक्रिया के रूप में फूट पड़ेगा? ये तय करना अब राजनीतिक तंत्र के हाथ में है कि वे इन डिजिटल शिकायतों को सुनेंगे या सिर्फ इन्हें कुचलने की कोशिश करेंगे। ये वाकई में गहराई से सोचने का विषय है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।